ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब तक हम लोग ने फाइनल अकाउंट जो था फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। उसके अंदर इलस्ट्रेशंस कंप्लीट किए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए पेंडिंग रहेंगे। तो फिलहाल हम लोग एक और चैप्टर ओपन कर लेते, दैट इज कौन सा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इस ये चैप्टर ऐसा है, यहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ये चैप्टर नॉर्मली, अब देखो जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स किया था, मैं आपको समझाऊंगा जितना सम के लिए थियरी इंपॉर्टेंट है पहले मैं उतना ही बताऊंगा, बाद में तो हम लोग ये चीज़ें पूरी वापस से करने वाले हैं। अब ये चैप्टर अगर आप देखो तो इससे कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे समझने के लिए, और हो करना तो प्रैक्टिकली अकाउंट्स है ना, तो होगा तो चीज़ें सब प्रैक्टिकली। लेकिन मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं और उसके पीछे की कहानी है, मतलब कॉन्सेप्ट है। अगर मैं वो चालू करता हूँ एक्सप्लेन करना, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो हमको लग जाएगा। अब ये 1 से 1.5 घंटा लगाने में कोई इशू नहीं है। दिक्कत क्या है कि जब इसके कॉन्सेप्ट के रिलेटेड सम शुरू होंगे तब तक बहुत बीच में गैप आ जाएगा, क्योंकि एक सम के अंदर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट वाले सम बहुत एंड में शुरू होंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप वो लेवल के सम्स अटेम्प्ट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो अब ये चैप्टर मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, हम जितना जितना धीरे धीरे लगेगा सॉल्यूशन के लिए, जैसे जैसे सम बिल्डअप होगा विद इलस्ट्रेशंस, क्लियर है, तो उसके साथ ही मैं आपको क्या करूँगा, चैप्टर आपके लिए करवाऊंगा। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब फिलहाल तो मैं, जैसे चार्ट है, अभी तो ये लास्ट ईयर का चार्ट है, ये रहा। तो वैसे भी बहुत चेंजेस इसके अंदर होने वाले हैं, चेंजेस मतलब अट्रैक्टिव कलरफुल होने वाला है, और कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो ये जो चार्ट है देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारी एंट्रीज है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, तो मैंने आप उसको बहुत समअप किया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 3 पेज मेरे ख्याल से बना है, 3 पेज के अंदर पूरी की पूरी चीज़ें कवर हो गई है। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत थियरी भी ऐड कर दूंगा चार्ट के अंदर, ताकि आपको और किधर मटेरियल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। पर यहाँ पे आप कैसे पहुँचोगे, इसके पीछे बहुत मेहनत लगेगी पहले तो समझने में, फिर हम क्या बोलते हैं, इस चार्ट पे आएंगे एंड में। तो अब इसको फिलहाल मैं रख देता हूँ साइड में, टॉपिक ले लेता हूँ, ये रहा हमारा। तो बताना आपको सिर्फ यही था कि एक एक चीज़ जैसे मैं बिल्डअप कर रहा हूँ वैसे आप चीज़ें पे ध्यान रखना, और ऐसा कुछ नहीं कि थियरी की मिस होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट में होगा यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि जब रेगुलर लेक्चर्स कंडक्ट होंगे, वैसे भी रेगुलर नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल पढ़ाई करने के लिए हमारे लिए सिस्टम है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज तरीके से खत्म करते हैं, और रेगुलर तो बहुत डिटेल में जाना ही जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी डिटेल में नहीं होगा, अभी भी उतना ही डिटेल में होगा, लेकिन चीज़ें बहुत ब्रेकअप के हिसाब से होगी, जितना सम करना है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब ये चीज़ क्यों डेवलप हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस सब के बारे में फिलहाल इतना हम जानते नहीं है, इतना हमारे पास टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ज़रा उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ज़रा, कोई भी ट्रांजेक्शन करना है आपको, क्या करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन, कितने पार्टी चाहिए, 2 पार्टी चाहिए, बराबर है, मतलब 2 अलग अलग पर्सन चाहिए। तो सबसे पहला पर्सन है यहाँ पे ए, और दूसरा क्या है, बी। 2 बंदे हैं अलग अलग, ए और बी। अब यहाँ पे देखो ड्रॉवर, ड्रॉई, बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारी चीज़ें इनके अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा इनको। तो फिलहाल मैं वो सब चीज़ें नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, इतना ध्यान रखो, बहुत सिंपल चैप्टर मैं आपके लिए बना दूंगा। आप अपने फ्रेंड्स को पूछना ये चैप्टर कैसा है, वो आपको बताएंगे। अगर वो आपको बोलेंगे पहले ही आप डर जाओगे, तो फिर यार मतलब ही नहीं बनता है, और मैं आपके लिए आसान ना कर दूँ फिर मेरा फ़ायदा क्या है। क्लियर है कि नहीं है? तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, इतना चैप्टर स्मूथ और इसी तरीके से जाएगा, थोड़े लेक्चर्स हो जाने दो, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चैप्टर पे ध्यान देना, उतना ही मैं बिल्डअप करूंगा। अब ए और बी 2 अलग अलग इंसान है। अब क्या हो रहा है, नॉर्मल सा उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, ए बी को क्या देता है, गुड्स। क्या दे रहा है, ए बी को गुड्स दे रहा है। अब गुड्स दे रहा है तो क्या कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे, कुछ भी दिक्कत है क्या अब तक, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब आपने बोला क्या सर, ए ने तो बी को गुड्स दे दिया, तो बी को ए को क्या देना चाहिए, कुछ चीज़ देनी चाहिए, क्या, रुपीस देना चाहिए। तो ठीक है, तो बी ए को क्या देता है, रुपीस, या तो क्या देता है कैश के फॉर्म में, या तो क्या देता है चेक के फॉर्म में, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कैश आ गया तो बहुत अच्छी बात है, चेक आ गया तो भी अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चेक पोस्ट डेटेड होगा, हाँ कि ना। गुड्स बेचे कितने के, सपोज 1 लाख के, ठीक है। हो सकता है पेमेंट ऐसा हो, 50,000 इन कैश, 50,000 इन चेक। ये तो कैश करंटली दे दिया रहेगा, अरे हाँ कि ना, ऑन द स्पॉट पैसे दे दिए 50,000 रुपीज़, और चेक दे दिया गया है आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ के डेट के बाद का एक चेक दे दिया गया। कुछ दिक्कत है अब तक? खुशी से ए क्या करेगा, 1 महीना वेट करेगा, और ये ऐसे तो क्रेडिट देगा नहीं बी को,
पहले से उन लोग क्या करते रहेंगे, ट्रांजेक्शन करते रहेंगे, जान पहचान वाला होगा तभी तो 50,000 रुपीज़ का क्या दे दिया गया, चेक पे भरोसे पे क्या कर दिया गया, गुड्स दे दिए। उस भरोसे के सामने क्या आ गया, चेक आ गया, और पहले भी इस तरीके से ट्रांजेक्शन हुए। जब बी से पहली बार ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो 100% पेमेंट के बाद ही गुड्स पहुंचाए गए रहेंगे। अब तक इनका रिलेशन बन चुका है, बराबर है कि नहीं है, उसके बाद ही ये सब इन लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है, विश्वास है, सब कुछ है, लेकिन बी क्या बोलता है, मेरे पास आज की तारीख में पैसे देने के लिए नहीं है तो बहुत कम है, और 1 महीने बाद भी मैं पैसे दे नहीं पाऊंगा, मैं उस स्टेटस में नहीं हूँ। लेकिन मार्केट में भी इस तरीके से चलता है कि बी ए क्या बोलता है, ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं है आज की तारीख में, मेरे को तो माल बेचना है, और ए के पास उतनी लिक्विडिटी है, वो क्या कर सकता है, पैसों के लिए रुक सकता है, नहीं तो ट्रांजेक्शन करेगा ही नहीं ना बी के साथ। वो बोलेगा बी को आज पेमेंट दे, 1 लाख रुपए का गुड्स है, 80,000 आज पेमेंट चाहिए, 20,000 के लिए क्रेडिट ले ले, चलेगा। तो ये दोनों एग्री होने चाहिए ना टर्म्स ऑफ कंडीशन में, एक के हिसाब से चलने वाला है क्या, नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि ए क्या से बी के साथ डील करता है तो उसके पास तो 10 और रहेंगे पार्टीज, उनके साथ डील करता रहेगा, सबको क्रेडिट देगा, तो वो कैसे बिजनेस रन करेगा। तो ये सब चीज़ें हर एक टाइम पे सिंगल ट्रांजेक्शन पे डिफाइन होती है। तो एक चीज़ तो आपको क्या समझ में आई, यहाँ पे ट्रांजेक्शन सिर्फ 2 जन के बीच में होगा, क्लियर है, ए ने बी को गुड्स दिए, बी ने ए को रुपीज़ देने चाहिए थे, किस्सा खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बी क्या बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे आज की तारीख में नहीं दे पाऊंगा, हो सकता है कुछ कैश दे दे, हो सकता है बाकी के लिए वो क्या मांगे, क्रेडिट, या हो सकता है भाई मेरे पास कुछ भी गुड्स पैसे नहीं है। ए बोलता है ठीक है एक काम कर, पैसे नहीं है ना, गुड्स के साथ साथ एक और मैं देता हूँ लिख के, पेपर देता हूँ मैं, क्लियर है। अब लीगलिटी पे हम अभी बात नहीं करेंगे, एक पेपर देता हूँ मैं। तो ए क्या करता है, बी को देता है एक पेपर, समझ लो इसको नाम दे दो एक ड्राफ्ट, ठीक है, एक जस्ट एक नॉर्मली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए, एक पेपर दे दिया। अब बी क्या करता है, वो पेपर को लेता है, और पेपर पे क्या लिखा होता है कि बी ए को कुछ पैसे देने हैं, क्यों देने हैं, इस गुड्स के वजह से देने हैं, ठीक है। बी एग्री कर जाता है क्योंकि उसको पता है उसने माल लिया है, और क्या करता है इसके ऊपर अपनी साइन कर देता है, और लिखा होता है कि यस पेपर तो आ चुका है, और साइन करके किसको देता है, ए को देता है। तो अब इसके लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल, उस पेपर को हम क्या नाम देंगे, बिल्स पेएबल, किसके लिए, फॉर बी। अब यही पेपर वापस से किसके पास आ चुका है, ए के पास आ चुका है, ए उसको क्या बोलेगा, बिल्स रिसीवेबल, क्लियर है कि नहीं, ए के पास आ गया तो ए बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, मेरे को आने वाला है, पैसा आने वाला है उसके अगेंस्ट, बी बोलेगा बिल्स पेबल, यस मेरे को पैसा देना है। अब ये होता क्या है, उसके अंदर लिखा एक्चुअली यही होता है कि यस 3 महीने बाद पैसा दूंगा, 3 महीने बाद पैसा मिलेगा, क्लियर है कि नहीं है, 2 महीने बाद मिलेगा, ये जो भी चीज़ है उनकी आपस के बीच की बात है, और वो पेपर पे आ चुकी है। तो कोई दिक्कत है अभी भी, तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व की ना, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की गई यहाँ पे, रुपीज़ की, क्लियर है कि नहीं है। जो पैसा मिलने वाला था ए को वो तो मिला नहीं, अभी उसके अगेंस्ट क्या मिल चुका है, पेपर, ए भी शांति से बैठ गया, बी को क्या मिल चुके हैं, गुड्स, बी अपने गुड्स बेचेगा, पैसे कमाएगा, 3 महीने के अंदर पैसे दे देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकती है, 1 लाख के जो गुड्स थे ना, ए क्या बोलेगा, भाई 1 लाख में तो गुड्स दे नहीं पाऊंगा, 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये सब कॉस्ट हमको कोई निकालना नहीं है, सब कुछ सम के अंदर दिया रहेगा, ऐसा भी क्लासिफिकेशन दिया नहीं रहेगा कि 1 लाख रुपया गुड्स का था, 10,000 रुपया बिल लिया है इसके वजह से एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये सब ऑलरेडी इंक्लूड करके ही अमाउंट दे दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको लॉजिक बताने के लिए बता रहा हूँ कि ऑब्वियस सी बात है, ए क्या करेगा, थोड़ा तो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, क्योंकि 3 महीना तक उसको रुकना है पेमेंट के लिए, नहीं तो वो क्या करेगा, बोलेगा बी को, बोलेगा भाई मेरे को तेरे को माल नहीं बेचता, सी मेरे को आज पैसा दे रहा है, मैं उसको 95,000 में आज माल दे देता हूँ ना, पैसा आ चुका है 95,000 ए के पास, अब यहाँ पे तो माल गया है, पैसा 3 महीने तक का ठिकाना नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। अब ये तो हो गया बिल्स रिसीवेबल। अब यहां पे ए के पास 4 ऑप्शन है, बी की स्टोरी तो खत्म, बी 3 महीने तक पिक्चर में ही नहीं आने वाला है, बराबर है, सिर्फ एक कंडीशन में पिक्चर में आ सकता है, बी बोलेगा मेरे पास पैसा आया है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने, मतलब बिल का पीरियड खत्म होने से पहले, बी ए को फोन लगाएगा, ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजाएगा और बोलेगा मेरे पास पैसे रेडी है, पैसे ले लो।
तो ए बोलता है ठीक है पैसे दे दो, मना करेगा, ये बोलेगा इतना भाई नहीं, तुमने तो वादा किया था 3 महीने बाद, आज क्यों दे रहे हो, बराबर है वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, अरे क्या फ़ायदा ऐसे वादे का, पैसा आज आ रहा है, ए क्यों मना करेगा, तो पैसा तो मिलेगा ए को। तो ए क्या बोलता है सामने से, ठीक है 1,10,000 की बात हुई थी ना अपनी, या चलो 1,00,000 की बात हुई थी, एक काम कर 98,000 रुपीज़ दे दे, 2,000 रुपये डिस्काउंट, क्योंकि पैसे का पेमेंट पहले हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, रिबेट। तो बी सिर्फ इसी चीज़ में पिक्चर में आ सकता है, अदरवाइज नहीं, या तो 3 महीने के बाद। और बी क्यों बोलेगा पैसा ले लो, क्योंकि बी अगर पैसा 1 महीने बाद देता है तो उसका 2,000 रुपये बच रहा है, नहीं तो वो क्यों देगा पैसा, उसने तो प्रॉमिस कर दिया ना 3 महीने बाद आना, ठीक है 1,00,000 रुपए लेके चले जाना। अगर 1 महीने के बाद बी को पेमेंट देना है ए को, और वो भी 1,00,000 पूरा का पूरा, तो बी क्यों देगा, बी बोलेगा इससे अच्छा 2 महीना मैं रुकता हूँ, कुछ तो बैंक में रखूंगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, पैसे हैं तो वैसे मेरे को ए क्या फायदा दे रहा है, गुड्स तो मेरे आ चुके हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, बी अगर कुछ रिबेट मिलता है तो ए को पैसे दे सकता है, वो भी बी के ऊपर डिपेंडेबल है, तो वो भी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। क्लियर है। अब ए के पास 4 ऑप्शन बचते हैं, क्या ऑप्शन बचते हैं, 4 मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। अब सबसे पहले समझो, अभी जो बिल रिसीवेबल आ चुका है, किसके पास आ चुका है, बिल ए के पास। मतलब कहानी अब तक क्या है, ए ने बी को गुड्स दिए, बी ने ए को क्या दे दिया, बिल्स। एक्चुअली बिल के साथ गुड्स के साथ ए ही लिख के देगा, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी किसको चाहिए, ए को चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, तो ए ही बी को क्या देगा, बिल देगा, बी साइन करेगा तो उसके लिए बिल्स पेएबल बन जाएगा, ए के पास आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। अब ए चुपचाप बैठा है 3 महीने तक, क्लियर है, और बी भी चुपचाप बैठा है 3 महीने तक, लेकिन बी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है, बी सिर्फ एक बार अगर उसको लगता है पैसे देने, कुछ रिबेट मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो पेमेंट कर सकता है। ये तो होगी बी की कहानी साइड में। अब आते हैं हम किसके ऊपर, ए के ऊपर। अब देखो ए को तो ठीक है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन है कि ट्रांजेक्शन है, पैसा आने वाला है। अब ये लीगल पेपर बन चुका है एक, कौन सा, बिल रिसीवेबल। अब ए के पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, एक और चीज समझ लो, एक बिल के साथ एक ही चीज हो सकती है। क्लियर है कि नहीं है अभी आप खाना खाते हो तो एक टाइम पे एक ही वक्त खाना खाओगे, 3 वक्त का खाओगे नहीं, घर पे राशन ऑलरेडी भर के रखते हैं, इसका ये नहीं कि सब एक साथ बना दिया खाते रहो, तो बिल आया मतलब सब ऑप्शन है तो एक बिल लेके सब ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो, ऐसा नहीं होता है। पहला ऑप्शन क्या है, रिटेन। व्हाट डू मीन बाय रिटेन, रिटेन मतलब 3 महीने तक चुपचाप बिल को खुद ने रखा, ए ने अपने पास, 3 महीने जैसे ही खत्म हुए बी को फोन लगा, भाई मेरा पेमेंट लेने का समय आ चुका है, बी ने बोला पेमेंट ले लो। क्लियर, दैट इज रिटेन, खुद के पास बिल रखा गया है, उसको बोलेंगे रिटेन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट किसके साथ होगा, विथ बैंक। डिस्काउंट विथ बैंक, अब समझो डिस्काउंट विथ बैंक क्या होता है। डिस्काउंट विथ बैंक मतलब जो 1,00,000 का बिल था, सपोज, ठीक है, जो मैं एग्जांपल हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, और अगर आपको 1,10,000 लेना है तो 1,10,000 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं 1,00,000 रखता हूँ, 1,00,000 का बिल था, खुद के पास रखा, 3 महीने बाद पेमेंट ले लिया, रिटर्न, ये तो हो गई पहली चीज। क्लियर। डिस्काउंटेड विद बैंक, या डिस्काउंट विद बैंक मतलब ए क्या करता है, वो पेपर लेता है 3 महीने के पहले, हो सकता है 1 महीने बाद, या हो सकता है 10 दिन बाद, हो सकता है उसी दिन बिल जैसे साइन होके आ गया, पूरा पूरा डिपेंड है ए के पास, ए के ऊपर। तो ए को पैसे की जरूरत पड़ी, अब ए बी से तो पैसे मांग नहीं सकते क्योंकि 3 महीने तक उसने एग्री कर लिया है, तो 3 महीने बाद ही पेमेंट देंगे। वो जाता है बैंक के पास, सपोज 1 महीने के बाद। क्लियर है, बैंक को देता है, ये देखो मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, लीगल टेंडर है एक तरीके का, आप ये रखो आपके पास, समझने की कोशिश करो, ये आपका क्या है, सपोज बैंक, ठीक है। तो ए जो है किसके पास गया, बैंक के पास गया, टेंशन मतलब सब नोट्स सब बन रहे हैं डीटीपी पे, जैसे ही सब कुछ चीज़ हो जाएगा आपको वो सब चीज़ के हिसाब से भी डिटेल में लेक्चर भी कंडक्ट हो जाएगा, तो वो सब इशू नहीं है, पर पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए हमारी। क्लियर है, और जो है वो तो हम वैसे ही पूरा करने ही वाला है, और कर ही रहे हैं अभी भी, इसके अंदर भी कोई छूटने नहीं वाला है। ए ने क्या किया हुआ है, बिल दे दिया किसको, बी को, सॉरी ए ने दे दिया किसको, बैंक को। बैंक क्या करेगा, वो पेपर को अपने पास रखेगा, ये था ना बिल, तो जो बिल था वो बी अपने पास रखेगा, सॉरी बैंक अपने पास रखेगा, और बैंक क्या देगा ए को, रुपीस। लेकिन पूरे 1,00,000 रुपए देगा क्या, नहीं, वो थोड़ा सा पैसा काट लेगा, तो 98,000 रुपीज़ देगा। सपोज 2,000 रुपये उसने काट लिए, इसके ऊपर भी कैलकुलेशंस होंगे, वो हम बाद में देखेंगे कैसे करने, जैसे आप डेप्रीशिएशन में करते तो ना, वैसे ही मल्टीप्लिकेशंस करने और कुछ नहीं करना। तो ए ने बिल दे दिया बैंक को, बैंक क्या देगा, रुपीज़ देगा किसको, ए को। अब आप बोलोगे सर ये 2,000 रुपये क्यों काट लिए, अरे बैंक क्या ऐसी सेवा करने बैठा है क्या फ्री में, आओ तुम पैसे लेके जाओ। क्लियर है कि नहीं है, अब ये बिल दिया कब, आफ्टर 1 मंथ। क्लियर है कि नहीं, तो बैंक को कितना वेट करना पड़ेगा, अरे बताओ, बैंक को
2 मंथ्स तक वेटिंग करना पड़ेगा। बैंक क्या करेगा, 2 महीने तक रुकेगा, उसके बाद जाएगा किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा। अरे हाँ कि ना, बी क्या बोलेगा, अरे वाह अच्छी बात आए हो, आपका इंतजार था, बराबर है, ले पैसे लो चले जाओ। अब इसके अंदर भी बैंक को तो 2 महीना रुकना पड़ा, बैंक को तो कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, बी से पूरे के पूरे 1 लाख रुपए वसूल करेगा ना। क्यों 1 लाख, क्योंकि बिल पे तो साइन 1 लाख का ही हुआ था। तो 2,000 रुपीज बैंक क्या करेगा, थोड़ा तो प्रॉफिट कमा लेगा। जब आप डिस्काउंट देने को रेडी थे, किसको, बी को, रिबेट, क्योंकि पैसा पहले आ रहा था, यहाँ पे भी पैसा पहले आ रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। क्लियर है कि नहीं, तो कुछ तो टाइम का बोलते हैं ना, मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट वही है कि पैसा अगर आज आपके पास है तो उसकी वैल्यू क्या है, पैसा मेरे पास 3 साल बाद आएगा, पैसा 2 साल बाद आएगा, उसकी आज वैल्यू क्या है। क्लियर है कि नहीं है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू देखना पड़ता है, तो इस हिसाब से तो ये आपको समझा डिस्काउंटिंग विद बैंक, मतलब आपका जो बिल है ए जाता है बैंक के पास, बैंक कुछ पैसे काट लेता है और बिल से थोड़े से कम रुपए काट के ए को दे देता है। ए की कहानी खत्म, ए ने गुड्स बेचे थे, पैसा मिल चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ए को, ए रेडी हुआ तो 2,000 रुपये काटने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको चलेगा क्योंकि पैसा उसको आज मिल चुका है, बैंक भी खुश है यहाँ पे। और बी को तो वैसे ही 3 महीने बाद पेमेंट करने थे, तो वो पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर 3, अब तक क्या बताया मैं, रिटेन, डिस्काउंट विद बैंक। अब मैं बताता हूं आपको क्या, एंडोर्समेंट। बहुत सारे डेट्स है इस चैप्टर के अंदर, अच्छे से ध्यान रखना। ये देखो, ये बिल का परफॉर्मा है, इसको भी समझेंगे बाद में, देखो कैसा होता है। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर ही लिख दिया क्या है ये, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे रेवेन्यू स्टैम्प वगैरह लगा दिया जाएगा, 30,000 रुपये के लिए है। ये रहा एड्रेस। उसके बाद 90 days आफ्टर द डेट, श्रवण दवे पनवेल और इस ऑर्डर द सम ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। पे टू श्रवण दवे, बराबर है, नाम लिख दिया गया, इसको पे करना है। और ये मुकुंद देसाई ने क्या कर दिया, साइन। यहाँ पे डेट, अब यहाँ पे ड्रॉवर ड्रॉइंग मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक सिर्फ देख लो, ऐसा एक पेपर होता है उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है। अभी कौन यहाँ पे सेलर है, मतलब जो ए और बी की जो कहानी बता रहा था, कौन ए है कौन बी है, अब हमको उस पर नहीं जाना है। क्लियर है, बस इतना सा ध्यान रखो, जितना मैं बता रहा हूँ उधर वो स्टोरी वैसे ही चलने दो, सब किरदार आपके सामने धीरे धीरे उजागर होंगे। अभी आफ्टर साइड क्या होता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है, एट द टाइम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलहाल हम इस पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपने डेट्स कवर कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। ये रहा जो मैं बात कर रहा था आपको, सबसे पहले रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट, ये मैंने आपको कहानी क्लियर की। डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, ये भी कहानी क्लियर की। थर्ड, एंडोर्सिंग, अब हम इस पे किस पे, एंडोर्सिंग पे, तो एंडोर्समेंट बोल दो। अब एंडोर्सिंग ऑफ बिल, अब एंडोर्समेंट क्या होता है, अब समझो ज़रा, जैसे यहाँ पे बैंक था तो ए ऑलरेडी है, बी फिर मैं ले लेता हूँ एक सी। अब ए किसके पास जाता है, सी के पास जाता है और बोलता है ये ले बिल रख, ठीक है। क्यों, ऐसे ही सी कौन है, उसका दोस्त है क्या सी जो है वो क्या है, एक मतलब ए ने ट्रांजेक्शन किससे किया हुआ, सी के साथ, पहले समझो कहानी। अब ए ने बी को गुड्स दिया, लेकिन ए ने भी तो कहाँ से परचेस किया रहेगा, तो सपोज हम ऐसा मानते हैं कि सी ने गुड्स बेचे रहेंगे ए को, क्लियर है, ए ने गुड्स बेचती है बी को, जरूरी नहीं है ऐसा ट्रांजेक्शन हो, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ, ए भी तो किधर ना किधर से गुड्स खरीदेगा, ए ने गुड्स खरीदे हैं सी से, इतना ही रखो। तो ए को पेमेंट देना है किसको, सी को, तो ए क्या करता है, बोलता है 3 महीने बाद का मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, आज कैश नहीं, एक काम कर, बी का मिला हुआ बिल है ना, रख तेरे पास। क्लियर है, सी क्या बोलेगा, हाँ ठीक है चलो आ गया बिल, मैं क्या करूंगा, 3 महीने तक वेट करूंगा और किसके पास जाऊंगा, और ये अगर उसी दिन होता है तो, अगर 1 महीने बाद होता है, 2 महीने बाद होता है, और डेट्स के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा, जब भी 3 महीने के ड्यूरेशन के बीच में ये हो सकता है। क्लियर है, अगर 1 महीने के बाद हुआ है बिल के आने के बाद ए के पास, तो 2 महीना सी वेट करेगा, अगर 2 महीने बाद हो तो सी 1 महीना वेट करेगा। क्लियर है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सी को मिलने के बाद 3 महीना नहीं चल रहा है, 3 महीने का जो पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड, वो तो ए को जब से मिला है उस दिन से शुरू हो चुका है। तो सी किसके पास जाता है, बी के पास, और पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। क्लियर है, फिर है चौथा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बराबर है। अब यहां पे देखो, बिल सेंड टू बैंक, पे इतना बड़ा सेंटेंस है, उसी में इसका मीनिंग समझ गया। ए क्या करता है,
एक बैंक है उसका जो है, वो बैंक को रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि काम करो, आपकी ब्रांच है ना उस जगह पे, तो यहाँ पे आप ये बिल रखो, उस ब्रांच तक पहुंचाओ, उस बंदे को कांटेक्ट करो, उनसे पैसे ले लो। क्लियर है कि नहीं? कलेक्शन के लिए बैंक को ऑर्डर दिया गया, किसने? ए ने। पैसा लेने के लिए बोला है, बराबर है। मतलब यहाँ पे बी जो बैंक जो है सिर्फ ए के बिहाफ में पैसा कलेक्शन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। कभी होता है ना, आप कभी बुक वगैरह भूल जाते तो बोलते हैं ना दूसरे दोस्त को, भाई तू उधर नजदीक रहता है उससे बुक ले लेना, मैं तेरे से कल ले लूंगा, वैसे भी तो मिलने वाला है। तो यहाँ पे वही चीज हुई कि ए जा नहीं पा रहा है, बैंक ए के बिहाफ में जाके बी से पैसे लेके आ जाएगा और बैंक इसके लिए कुछ नॉमिनल फीस चार्ज कर देगा। बस इतनी सी कहानी है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बिल के साथ ये चार्ज ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन कौन एक्सरसाइज कर सकता है? कौन कर सकता है? पहली बात तो सिर्फ ए। अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे बोलूँ तो कौन कर सकता है? होल्डर ऑफ अ बिल, जिसके हाथ में बिल है। अब देखो वापस से सुनो जरा, होल्डर ऑफ अ बिल मतलब क्या? यहाँ पे होल्डर ऑफ अ बिल कौन है? ए, क्योंकि बी ने साइन करके ए को दे दिया। अब ए ने किसको बिल दे दिया? बी को दे दिया था, बैंक फॉर कलेक्शन। अब होल्डर कौन है? बैंक फॉर कलेक्शन, बी के हाथ में, या डिस्काउंटेड विद बैंक, तो बैंक इज द होल्डर। सी को दे दिया तो सी इज द होल्डर ऑफ द बिल, जिसके हाथ में बिल है वो। क्लियर है कि नहीं? ये चीजें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको आगे बताऊं, यहाँ पे सब कितना अच्छा लग रहा है ना कहानी। अब कहानी में ट्विस्ट कब आएगा? जब बी बोलता है 3 महीने बाद मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करोगे? ज़बरदस्ती बोलोगे इसको भाई पैसा दे? तो बी बोलता है यहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। कोई भी केस होने दो, या तो रिटेनमेंट का हो, रिटेनमेंट खुद के पास रखा है और जाता है, खुद आप जाते हो, ए जाता है बी के पास, बोलता है पैसा, बोलता है पैसा नहीं है। बैंक को दिया हुआ है, बैंक जाता है किसके पास? बी के पास। बैंक बी बोलता है बैंक को पैसा नहीं है, बैंक किसका गला पकड़ेगा? ए का। बोलेगा भाई मैंने तो तेरे को पेमेंट कर दिए थे, मेरा पैसा ला, तू तेरा ए से बी से डील कर ले, मेरे को लेना देना नहीं है। एंडोर्समेंट में सी गया है बी के पास, पेमेंट मिल जाए तो अच्छी बात है, पेमेंट नहीं मिला है तो सी किसका गला पकड़ेगा? ए का। तो ए को सेटल करना पड़ेगा जो भी सी के साथ, सी बी के साथ झगड़ा करने बैठने वाला नहीं है। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जिस बंदे को कलेक्शन करने के लिए भेजा था बैंक को, बैंक पैसा नहीं लेके आया, खाली आता है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, कौन लेने वाला है? ए ही लेने वाला है। तो अल्टीमेटली घूम फिर के कहानी किसके पास आने वाली है? पूरी की पूरी ए के पास आने वाली है। तो ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था आपके लिए। तो अब आप यहाँ पे क्या क्या सीखे हो? यहाँ पे 4 चीज़ें सीखे हो: रिटेन, डिस्काउंट विद बैंक, एंडोर्समेंट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसी के साथ इसकी जर्नल एंट्रीज भी खत्म कर देते हैं, आप टेंशन मत लो। जो मैंने चार्ट बताया था उसके रूप में खत्म करते हैं। नहीं तो एक काम करो, चार्ट तो वैसे ही नया बनेगा तब उसमें ही देख लेंगे। ये रहा, यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है, इधर भी जरा ध्यान दे लो। सेलर सेल गुड्स टू गुड्स ऑन क्रेडिट। एक चीज तो हमको और ही क्लियर हुई, ये ट्रांजेक्शन कौन सा होने वाला है? उधार वाला, दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और सेलर हमारे केस में कौन था? ए था। बायर कौन है हमारे केस में? बी है। क्लियर है कि नहीं है? अब क्रेडिटर और ड्रॉवर, तो अब देखो ए के बहुत सारे नाम। पहला नाम सेलर, दूसरा नाम क्रेडिटर, तीसरा नाम ड्रॉवर। क्रेडिटर क्यों? डेटर, बराबर है, क्यों? बायर से पैसे लेने हैं तो ए के लिए बी क्या बन जाएगा? डेटर। बी के लिए ए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। तो ये उस सेंस में बात की गई है, नहीं तो आप बोलोगे ये क्रेडिटर कैसे बन गया? खुद को पैसे देने वाला है कि खुद की लाइबिलिटी नहीं है। क्लियर है? ये चीज़ हो गया ड्रॉवर। ड्रॉवर हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉवर, बराबर ड्राइंग कर रहा है ना, वैसे ड्रॉवर। अब इधर नाम क्या हो गया? पहला बायर, सेकेंड नाम हो गया डेटर, थर्ड नाम क्या हो गया? ड्रॉई। ये चीज़ भी समझे आप? नेक्स्ट, होल्डर जो मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे ये देखो, होल्डर कौन है? सेलर होल्डर है, क्रेडिटर होल्डर है और ड्रॉवर होल्डर है। ये बोलने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक्सेप्टेंस, जैसे कि ये बिल इधर गया ना बी के पास, ड्रॉज द बिल, बी ने उस बिल को रखा अपने पास, पढ़ा उसके अंदर क्या लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्ट कर दिया और किसको दे दिया? ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू ड्रॉवर। अब ये देखो, ये पहले वाले बुक में ये सब नहीं था, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, और मैंने नोट्स के अंदर इसको और एक अलग लेवल पे भी पहुंचा दिया गया है, वो आपको मिलेगा, पर अभी रुकना पड़ेगा उसके लिए। तो ठीक है, ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू ड्रॉवर, ये एक्सेप्टेंस का बिल भेज दिया गया है। क्लियर है? अब तो ये होल्डर बन गया, ये बन गया एक्सेप्टर, कौन? बी। अब होल्डर क्या करता है? प्रेजेंट द बिल, ड्यू डेट के बाद ना प्रेजेंट करेगा, उसको देगा वापस से बी को, भाई पैसे देने का समय आ चुका है। ड्रॉवर और एक्सेप्टर ऑनर्स द बिल। ऑनर मतलब क्या? पे कर दिया उसने, ठीक है, और पे नहीं करेगा उसको बोलेंगे डिसऑनर। तो पे कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं ना, कितनी अच्छी कहानी चल रही है, स्मूथ। तो ये आपको चार्ट पता होना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ ही थोड़ी सी जनरल एंट्री पढ़ लेते हैं।
क्लियर है, बहुत जनरल एंट्रीज होगी और मैंने आपको ये चार्ट का एक परफॉर्मा भी बता दिया आपको, तो ये सब आप टेंशन मत लो, बहुत अच्छे तरीके से प्रिसाइज तरीके से मैंने कवर किया हुआ इसको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्रेडिटर्स सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स गए हैं ना, तो ये किसकी बुक में बात हो रही है, ड्रॉवर क्रेडिटर, मतलब ये ए के बुक में बात हो रही है, ये किसके बुक में बात हो रही है, बी। मैं ज्यादा प्रिफर करता हूं क्या बताने के लिए पता है, बायर सेलर है ना, ये सेलर और बायर। क्लियर है, तो इससे क्या इजी बन जाता है, गुड्स इसने बेचे हैं ए ने किसको, बी को, बी क्या है बायर है, उसने ए से खरीदे, तो ये इजी पड़ जाता है बायर और सेलर के रूप में। तो ड्रॉवर ड्रॉई ये समझने के लिए वो भी वर्ड्स हमको पता होने चाहिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरीके से ड्राफ्ट हो, वहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉई यूज हो या क्रेडिटर और डेटर यूज हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलर और बायर में हमेशा क्लासीफाई कर देता हूँ, तो ईजी पड़ जाता है। अब सेलर ने गुड्स बेचा बी को, तो सेल्स की एंट्री होगी, डेटस अकाउंट डेबिट टू ए, तो मैं डेटस नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूँ, बीस अकाउंट, क्योंकि वो तो डेटर ही है ना बी, मतलब बायर, बीस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की जगह नाम लिखो ना भाई ए, क्यों कंफ्यूज होना है, टू एस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू ए। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप जिसके बुक में एंट्री कर रहे हो उसके हिसाब से सोचना है, ए ने माल बेचा, किसको बेचा, बी को बेचा, तो बीस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बी ने माल खरीदा, किससे खरीदा, ए से खरीदा, पहले माल आया है, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज याद रखनी है। नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, बिल आप ड्रॉ कर रहे हो, मतलब समझने की कोशिश करो, अगर पैसा आ जाता, पैसा आ जाता तो आप क्या एंट्री पास करते, ए बुक में पैसा आया है ना, तो आप क्या पास करते, कैश, आप क्या पास करते, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। क्लियर है कि नहीं है, और बी पेमेंट कर देता तो क्या आप एंट्री पास करते, किसको पेमेंट किया, ए को ना, ए इज द रिसीवर, ए इज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, अभी पहली एंट्री के साथ कंपेयर करो, बी डेबिट है, मतलब बी क्या बन चुका है यहाँ पे, डेटर बन चुका है, तो बी को पैसे मिलने, बी से पैसे मिलने थे, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, खत्म हो गया। अगर सोचो ट्रांजेक्शन ऐसा होता, कैश ट्रांजेक्शन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब ये देखो ना, कैश बैंक बचा डेबिट और ये रहा टू सेल्स, अल्टीमेटली घुमा फिरा के आप फर्स्ट एंट्री पे आ चुके हो। नॉर्मली कैश ट्रांजेक्शन होता है तो आप क्या एंट्री पास करते हो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहां पे यही तो पास हुआ, लेकिन थ्रू एक छोटा सा सर्कल बना है। क्या सर्कल बना है, पहले पेमेंट हुआ नहीं है, उसके लिए बी को क्या बना दिया गया, डेटर बना दिया गया, उससे पैसे लेने हैं, उससे जब पैसे दिए उसका नाम डेटर से हटा दिया, यही तो बात हुई ना यहाँ पे। सेम गोज विद द बी, बी के इसमें क्या बना, अगर वो परचेस ट्रांजेक्शन होता कैश का, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये आप पास करते। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको ए को पैसे देने थे ना, बी को पैसे देने, तो बी ने क्या बना था, क्रेडिटर, जिस दिन पैसा दिया उस दिन देखो डेबिट, तो इफेक्ट देखो कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या पास हुई, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये देखो ना, ये डेबिट और ये एंट्री बन गई कैश। तो मेरे को आपको यही बताना है। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले समझो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, कैश ट्रांजेक्शन ए और बी, ठीक है, बायर सेलर वो सब वर्ड्स तो रखना धीरे धीरे, कोई दिक्कत मत लो, ए और बी रखते हैं हम, ए क्या है यहाँ पे सेलर, बी क्या है यहाँ पे बायर। क्लियर है, अब कौन सा ट्रांजेक्शन चल रहा है यहाँ पे, कैश ट्रांजेक्शन, नॉर्मल कैश में अगर डीलिंग होता तो क्या होता, पैसा आता ए को, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी क्या करता, बी क्या एंट्री पास करता, परचेस ना, माल उसके पास आया है तो लिखता परचेस अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर, लेकिन ट्रांजेक्शन कौन सा होता है भाई, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार वाला ट्रांजेक्शन। तो कैश तो मिला है क्या, नहीं मिला है, किससे मिलना था, बी से मिलना था, तो बी का नाम लिख दो ना भाई, किससे लेना है, बीज अकाउंट डेबिट, कि हम बी से वसूली करेंगे टू सेल्स। क्लियर,
इतना याद रखो, अकाउंट्स इतना लॉजिक है, आप सिंपल लॉजिक से याद रखो। मैं बता रहा हूँ आपको, आपको एक एंट्री याद नहीं करनी है, सब लॉजिक से बनेगी और ये चैप्टर इतना सिंपल बनेगा। आप मेरी से बात करो और मेरा थोड़ा सा विश्वास कर लो। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, एक चीज़ तो रखो, बी ने परचेज तो किया है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक था, पैसा आया है क्या? पहले केस में पैसा आया था, पैसा आया है क्या? नहीं आया। किससे आने वाला है? अरे याद रखो ना, सॉरी, किसको देना है? परचेज माल तो आ गया, परचेज किया ना, बाय, देना है ना पैसा, किसको देना है? पहले तो दे दिया तो कैश बैंक चला गया, अब किसको देना है? ए को देना है, तो आप यहाँ पे ए का नाम लिख दोगे कि यस ए को पेमेंट देना है टू एस अकाउंट। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, आपने क्या किया है, कैश बैंक के जगह पे आपने ए का नाम रखा है। कैश बैंक की जगह पे आपने यहाँ पे बी का नाम रिप्लेस किया, क्यों किया? क्योंकि बी से पैसे लेने हैं। यहाँ पे कैश बैंक की जगह पे ए का नाम लिखा, क्यों ए का नाम लिखा? ए को पैसे देने हैं, किसको देने हैं? बी को। ये समझा आपको? ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया आपका? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। अब स्टोरी बढ़ाते हैं आगे अभी। अब समझो, ये तो हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर पैसा आता, क्या आता? पैसा। कौन पैसा दे रहा है अभी यहाँ पे? जो भी 3 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर पैसा आता तो आप क्या क्या करते? ये आपको लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ पैसा आ जाता तो आप क्या लिखते? पैसा आया, दैट इज आप लिखते कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे बताओ? कैश बैंक पैसा आया है कि गया है? पैसा आया है, किससे आया है? बी से आया, टू बीस अकाउंट। क्लियर है कि नहीं है? अब पैसा पेमेंट किया, किसने पेमेंट किया? बी ने पेमेंट किया, बराबर है कि नहीं? किसको पेमेंट किया? ए को पेमेंट किया है, मतलब एज अकाउंट डेबिट टू टू कैश बैंक, पैसा गया। अरे हाँ कि ना? अब आप वापस से समझो, ये एंट्री को कंपेयर करो फर्स्ट एंट्री के साथ। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स दिख रहा है। अब कैश बैंक पैसा तो मिला नहीं था, इसके जगह पे आपने क्या रिप्लेस किया था? ये जो ए है ये आपने रिप्लेस, ये जो बी है ये रिप्लेस किया आपने इसके जगह पे। अब कैश बैंक के जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया? ए रिप्लेस कर दिया। अब अल्टीमेटली कैश का ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुआ है? अब हुआ है ना, क्योंकि पेमेंट किया है। क्या किया गया है इस केस में? यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है, तो बी का नाम कैंसिल हो गया। पहले एक बार डेबिट क्रेडिट, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, अल्टीमेटली देखो परचेज टू कैशबैक एंट्री बची। इसको जरा फर्स्ट के साथ देखो, फिर देखो यहाँ पे सेल्स, सॉरी, कैशबैक और डेबिट टू सेल्स फर्स्ट एंट्री आई। क्लियर है कि नहीं है? तो ये पेमेंट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। अब सोचो पेमेंट नहीं होता है, एक वादा किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है। तो कैश बैंक क्या आया? क्या प्रॉमिस आया? प्रॉमिस आया मतलब बिल्स रिसीवेबल। तो आप सिर्फ कैश बैंक की जगह पे आप लिख रहे हो बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है बताओ, जरा नाम बताओ। टू बीज अकाउंट। फिर अब यहाँ पे क्या आएगा? एज अकाउंट डेबिट, सेम वही, क्या लिख दोगे? टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब यहां पे भी क्या हुआ है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, और यहाँ पे एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब स्टार्टिंग से वापस से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो कैश ट्रांजेक्शन होता कोई दिक्कत ही नहीं थी, हुआ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब कि बी से पैसे लेने हैं और एक बी से पैसे लेने हैं और यहाँ पे ए को पैसे देने हैं। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे पैसे नहीं दिए गए, क्या दिया गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस दिया तो देखो बी अकाउंट क्या बन गया? बी क्या बन गया यहाँ पे? डेटर था,
देखो यहाँ पे उसको क्या बना दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या मिल चुका है, बिल्स मिल चुका है। अब यहाँ पे देखो एज अकाउंट है, ठीक है, क्लियर है, इसको हटा के क्या दे दिया गया, अभी बिल्स पेएबल दे दिया गया है यहाँ पे। मतलब अगर आप कंपेयर करो इसको एंट्री के साथ, तो एंट्री क्या बची आपकी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या बचा, एज अकाउंट क्या बचा यहाँ पे, देखो जरा सेकंड केस में क्या बचेगा आपका, ए तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अल्टीमेटली पहले एंट्री के साथ कंपेयर करो तो कैश बैंक के जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, बिल रिसीवेबल रिप्लेस हो गया। परचेस अकाउंट जो और टू कैश बैंक था, तो टू कैश बैंक के जगह पे क्या रिप्लेस हो गया आपका, बिल्स पेएबल। तो अल्टीमेटली आप यहां पे क्या कर रहे हो, अगर मैं आपको लेजर के फॉर्म में जाता हूं, आप जरा समझो यहां पे। अब गुड्स गया, सेल हुआ, क्लियर है। तो अगर ये पीएनएल है और ये आपका है बैलेंस शीट, सेल हुआ तो आप क्या लिखोगे, बाय सेल्स 1 लाख, 1 लाख रुपए के आपने क्या किया, गुड्स बेचे। तो क्या होगा यहां पे, आप क्या लिखोगे, संडी डेटर्स लिखोगे। पहले से क्या था, 50,000 था, बराबर है, और 50,000 रुपीज 1 लाख का सेल हुआ इस बार, टोटल आपका 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मार्केट से आना है। अगर पैसा आ जाता है तो आप क्या लिखोगे, लेस कैश रिसीव्ड हाउ मच, 1 लाख। आप क्या बोलोगे, 50,000 रुपीज अभी मार्केट से आना बाकी है, यही बोलोगे। पर यहां पे ये नहीं हुआ है, यहां पे आपको मिला एक प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए नाम क्या है, बिल्स रिसीवेबल। कितने का प्रॉमिस हुआ है, 1 लाख का। आप क्या बोलोगे, 50,000 रुपीज आना बाकी है। ये प्रॉमिस क्या हुआ, एक एसेट आपका कम हुआ, एक एसेट आपका बढ़ गया। तो आप कहां पहुंचोगे, बिल्स रिसीवेबल, आप क्या लिखोगे, 1 लाख रुपया। समझ रहे हो कोई क्या बता रहा हूं मैंने यहाँ पे, 1.5 लाख रुपया आना था, 1 लाख रुपया अगर कैश आ जाता कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉमिस है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो कि मेरे को 1 लाख रुपया आ चुका है, आप ऐसा बोल के आप उसको जो पैसा आया नहीं है उसको भी एक प्रॉमिस है, उसको नाम दे दिया बिल रिसीवेबल। तो आपने संडे डेटर्स को कम करके आपने क्या बढ़ा दिया, बिल रिसीवेबल बना दिया। अब वापस से अगर आपको ये एंट्री अगर समझनी है, बहुत सिंपल तरीके से एक और बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो ध्यान देना यहाँ पे पूरा का पूरा, नॉर्मल एंट्री कैश ट्रांजेक्शन है, कैश खत्म हो जाता, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ए की बुक में ए कौन है, बायर है, और ए कौन है, सेलर है, बी कौन है, बायर। एक्चुअली कुछ भी कर लो, आपकी एंट्री यही बननी थी। यही एंट्री के साथ क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे मजाक हो रहा है। क्या मजाक हो रहा है कि पैसा आया है क्या, नहीं आया है, बराबर है ना। तो आपने क्या किया, कैश बैंक के जगह पे आपने किससे पैसा लेना है उसका नाम लिख दिया। समझ रहे हो, किससे पैसे लेने हैं उसका नाम लिख दिया। यहां पे किसको पैसे देने हैं ना, बी को, उसका नाम लिख दिया। समझे क्या बोला मैंने। अब नेक्स्ट पेमेंट हो जाता तो वापस से अब यही एंट्री पे पहुंचते, पेमेंट हो जाता ना, मैं यही बात करूं, अभी तक क्रेडिट पे रखा है, पेमेंट हो चुका है, पर ये पेमेंट तो होता नहीं है। क्या मिलता है, एक प्रॉमिस मिलता है। तो आपको प्रॉमिस किसने दिया, बी ने दिया, तो बी का नाम हटा के आपने क्या रख लिया, प्रॉमिस रख लिया। तो ये देखो क्या हो गया, ये बिल्स रिसीवेबल हो गया, क्लियर है। अब प्रॉमिस देने वाले के लिए क्या बन गया, वो बिल्स पेएबल बन गया। अरे हाँ कि ना, ठीक है। अब ये तो बन गया प्रॉमिस। अल्टीमेटली आप एंट्री कंपेयर करोगे, फर्स्ट कौन सी जो मैं बता रहा हूँ ना, जिसके साथ मजाक हुआ कैश के साथ, एंट्री तो वही बन रही है। अब यहाँ पे आपको अभी तक पैसे मिले नहीं है, इसलिए यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिखा गया है, क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पे पेमेंट किया क्या, अभी तक नहीं, बिल पेएबल लिखा है। इसके लिए ये क्या बन रहा है, आपका एक डेबिट साइड का एक एसेट बन रहा है, और ये क्या बन रहा है आपका, क्रेडिट साइड में एक लाइबिलिटी बन रही है बी के बुक उसमें। तभी तो मैंने यहाँ पे बात की, चार चीज की। बिल किसके पास है, ए के पास है ना, तो ए क्या करेगा, उसको रिटेन करेगा, बराबर है। या तो क्या कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है, या तो क्या कर सकता है, एंडोस कर सकता है, या तो क्या कर सकता है, वो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये जो बिल्स पेएबल है ना, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन, ये कुछ नहीं कर सकता, क्लियर है। तो अब आप ये समझा, जो आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से लिखो समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब तक हमने दो एंट्री देखी, क्रेडिट गुड्स की, बिल रिसीवेबल। अब देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे खत्म कर दिया। अब रिटेन बिल ऑनर हुआ तो उसके आगे की कहानी, मतलब क्या, ऑनर
और ये डिसऑनर यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑनर बोला तो मतलब क्या, पैसा आ चुका है ना। अब आप बिल्स रिसीवेबल को हटा के आप क्या लिखोगे, पैसा आया, कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि आपने पहले बी का नाम रखा था, बी से क्या मिला, बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल को अपने पास रखा। अब पैसा आया तो बिल रिसीवेबल चला गया, बिल रिसीवेबल आया तो बी चला गया। आप समझने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या खेल चल रहा है। अब यहाँ पे पेमेंट हो चुका है तो क्या क्या आप लिखोगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। यहाँ पे ये ऑनर, अगर डिसऑनर होता है, डिसऑनर मतलब क्या, पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करने से मना कर दिया गया है, किसके द्वारा, बी से द्वारा। तो आप देखो यहाँ पे वापस से ड्रॉई का नाम लिख दिया आपने, ठीक है। और अगर कुछ पैसे वो दे देता है तो इसके लिए कैश लिखा एंट्री, तो ये एंट्री फिलहाल हम यहाँ पे अब भी नहीं लेंगे, हम समझते ऑनर ही किया गया है। अगर आपको समझना है तो ले लो। हम यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, बी का, मतलब हम बी का गला पकड़ेंगे, भाई तेरे को इतने पैसे देने थे 1 लाख रुपए। अब बिल्स रिसीवेबल कैंसिल, क्योंकि बिल रिसीवेबल कुछ तो पैसा मिला नहीं है। और कैश क्यों लिखा, बीइंग रिटेन बिल डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड, इसके लिए कैश रखा। अब नोटिंग चार्जेस आ गया तो बता देता हूँ। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, आप जाते हो वकील के पास, समझ लो उधर, नहीं तो बी क्या बोलेगा, मैं तो पैसा देने को रेडी था, तो तुम ही मेरे पास आए नहीं, तो बी अगर पलट जाए तो उसके लिए नोटिंग चार्जेस भर के उसका नोटरी करा दिया जाता है, तो आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि लीगल एक प्रूफ बन जाए कि ए बी के पास गया था पेमेंट मांगने को, बी ने देने से मना कर दिया। और ये नोटिंग चार्जेस कौन बैर करेगा, बी बैर करेगा, क्योंकि बी की वजह से ए को क्या लग चुका है, वो फटका लग चुका है, कौन सा, एक्स्ट्रा नोटिंग चार्जेस कराने का। तो ये चीज़ यहाँ पे यही एंट्री है, और कुछ दिक्कत नहीं है आपको। तो ये भी एंट्री मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या लिखोगे आप पहले, अब आप समझ रहे हो, बी को देखो वापस से डेटर बना दिया है, कहानी वापस से कहाँ पे पहुंच चुकी है, यहाँ पे, ये रहा क्रेडिट, क्योंकि बी ने पैसे नहीं दिए, बी ने वादा दिया तो हमने वादा रख लिया, बी ने क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट दिया तो हमने कैश बैंक हमारे पास रख लिया। क्लियर है कि नहीं है। और क्या बाहर गया, पैसा पेमेंट बाहर चला गया, बिल रिसीवेबल। यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, बी का अकाउंट क्योंकि बाहर चला, क्योंकि बी अभी डेटर हट चुका है, बी ने हमको एक वादा दे दिया है, समझ रहे हो कि नहीं। और यही चीज़ यहाँ पे चल रही है, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल बाहर चला गया टू कैश, कैश खर्चा हुआ है ना नोटिंग चार्जेस का, और ये किससे वसूला जाएगा, बी से अपना बी से वसूला जाएगा। तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे, नोटिंग चार्जेस, पहले तो बिल्स पेएबल कैंसिल करोगे, फिर लिखोगे आप नोटिंग चार्जेस, फिर आप लिखोगे टू एज अकाउंट, ठीक है। तो ये आपके लिए रखता हूँ मैं पूरा का पूरा, आराम से समझ लो कॉन्सेप्ट पूरा। उसके बाद इलस्ट्रेशंस भी लेंगे हम लोग, पर बाद में। ठीक है, ये लेक्चर वन है हमारा। लेक्चर 2 में हम लोग क्या करेंगे, ड्यू डेट्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इलस्ट्रेशन चालू कर देंगे, ठीक है।